बुलेटिन के आगाज में अफसोसनाक खबर जो कि छम्ब सेक्टर आज़ाद कश्मीर से मौसूल हो रही है। बरनाला आज़ाद कश्मीर में धमाका खेज मवाद फटने से 5 फौजी जवान शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक वाकया LOC से चंद मीटर दूर छम्ब सेक्टर में पेश आया। वाकये में एक फौजी जवान जख्मी भी हुआ है। ISPR का कहना है कि धमाके की नौइयत का तयन किया जा रहा है। ISPR का बताना है कि शहीद होने वालों में सूबेदार मोहम्मद सादिक, सिपाही मोहम्मद तैयब, सिपाही जुहेब और सिपाही गुलाम कासिम शामिल हैं। शहदा में नाइक शेर जमान भी शामिल है। बरनाला आज़ाद कश्मीर में धमाका खेज मवाद फटने से 5 फौजी जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक वाकया LOC से चंद मीटर दूर छम्ब सेक्टर में पेश आया है। वाकये में एक फौजी जवान जख्मी भी हुआ है। ISPR का कहना है कि धमाके की नौइयत का तयन किया जा रहा है। वाकया भारत की जानिब से रियासती दहशतगर्दी का सबूत है। भारत दो तरफा सीज़ फायर मुआहदे और बैनुल अक़वामी क़वाइद की खिलाफ वर्जी कर रहा है। बरनाला आज़ाद कश्मीर में धमाका खेज मवाद फटने से 5 फौजी जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक वाकया LOC से चंद मीटर दूर छम्ब सेक्टर में पेश आया। वाकये में एक फौजी जवान जख्मी भी हुआ है। ISPR का कहना है कि धमाके की नौइयत का तयन किया जा रहा है। और अब बात करेंगे असासा डिक्लेरेशन स्कीम से फ़ायदा उठाने का वक्त ख़त्म हो गया है। FBR ने स्कीम से फ़ायदा उठाने का पोर्टल बंद कर दिया है। अब स्कीम से मज़ीद फ़ायदा नहीं उठाया जा सकेगा। अहम खबर आपको दे रहे हैं। असासा डिक्लेरेशन स्कीम से फ़ायदा उठाने का वक्त ख़त्म हो गया। एमनेस्टी स्कीम का आखिरी रोज़ गुजरने से पहले ही बेनामी असासों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया गया है। FBR के रडार में सबसे पहला बेनामी असासा नून लीग के चौधरी तनवीर का आया है। FBR ने रावलपिंडी के मौजा राजड़ में चौधरी तनवीर की 6000 केनाल ज़मीन मुंजमद कर दी। चौधरी तनवीर की जायदाद जिनके 6 मुलाजमीन के नाम पर थी उन्हें भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद हुकूमत ये जायदाद अब जब्त कर सकती है। चौधरी तनवीर की प्रॉपर्टी मुंजमद करने के अहकाम डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स रावलपिंडी ने जारी किए हैं। कराची में भी बेनामी जायदादों के खिलाफ FBR ने कार्रवाई की है। नुमाइंदा जी न्यूज़ अशरफ मलखम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अशरफ, अब वक्त खत्म हो गया है, बड़े टैक्स चोरों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा FBR की जानिब से? जी, मैं थोड़ी सी तफसील आपको बता दूं कि वक्त होने तक जो टोटल कुल अफराद हैं उनकी तादाद तकरीबन 1,20,000 है जिन्होंने इस स्कीम से फ़ायदा उठाया है। और रेवन्यू को भी मिला है FBR को हमारी लेटेस्ट इतलात के मुताबिक तकरीबन 45 अरब रुपए का रेवन्यू अकाउंट्स में जमा हो चुका है। जैसे ही कार्रवाई का वक्त ख़त्म हुआ है FBR की तरफ से कुछ इससे पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जिनमें एक कराची का बड़ा केस है जिसमें 6 मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ और एक इंडिविजुअल को नोटिस जारी किए गए। एक पिंडी का केस है जिसमें 6 अफराद को नोटिस जारी किए गए। उनके जो ज़मीन है उनके नाम मौजा राजड़ है, इंतहाई कीमती ज़मीन है उनकी, जहाँ 6000 कनाल उनकी मलकियत है इन अफराद की। इन अफराद के बारे में कहा जाता है कुछ 6 के 6 अफराद जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा है पिंडी से चौधरी तनवीर, उनके मुलाजम बताए जाते हैं। दूसरा, कराची में 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक इंडिविजुअल है जो उनको नोटिस जारी किए गए। उनके बारे में यही ख्याल है FBR हुकाम का कि बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनमें एक नाम नदीम खान है, कोई उनका एड्रेस दिया गया है इसमें फेडरल बी एरिया कराची के। इसके अलावा बाकी दूसरे 6 नोटिस हैं, इन पर किसी का नाम तो नहीं है लेकिन इन कंपनीज का नाम है जिसके नोटिस के मुताबिक। क्या आप हमारी आवाज़ सुन सकते हैं तो बताइएगा, क्या जो सियासी वर्कर्स थे वो इस एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठा सकते थे? उनको ये इजाज़त थी? क्या चौधरी तनवीर इसको डिक्लेयर कर सकते थे जिस दौरान ये एमनेस्टी स्कीम का वक्त मौजूद था? सियासी वर्कर्स पे इस स्कीम से फ़ायदा उठाने पे पाबंदी नहीं है, लेकिन जो पिछले 10 साल में पब्लिक ऑफिस होल्ड किया, मिनिस्टर रहे हैं या पार्लियामेंट के मेंबर्स रहे हैं या सरकारी अफसरान रहे हैं या कैबिनेट का किस तरह हिस्सा रहे हैं, ये अफराद इस स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सकते। इन पर पाबंदी है। स्कीम जो शुरू हुई थी, जो ऑर्डिनेंस आया तो उसमें ये मेंशन है कि पिछले 10 साल के दौरान पब्लिक ऑफिस होल्ड करने वाले जो अफराद हैं वो इस स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सकते। जहाँ तक सियासी वर्कर्स का ताल्लुक है, अगर वो किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं लेकिन कोई पब्लिक ऑफिस उन्होंने होल्ड नहीं किया, पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं रहे या कैबिनेट का हिस्सा नहीं रहे या सरकारी मुलाजम नहीं रहे, वो उन पर कोई पाबंदी नहीं है इस स्कीम से फ़ायदा उठाने की। अशरफ, ये भी कहिएगा कि FBR का अब आगे क्या प्लान है, किन बड़े शहरों में कार्रवाई होगी अब? जी, बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। जो हमारी 2 रोज़ पहले बात हुई थी, जो टैक्स मेंबर टैक्स हैं FBR,
डॉक्टर हामिद अतीक, उन्होंने पहले तो 100 अफराद के नाम दिए थे, उनके पास 100 अफराद की लिस्ट मौजूद है जो बेनामी प्रॉपर्टीज़ ओन करते हैं, उनके बैंक अकाउंट्स हैं या इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ है जिसमें जायदादें शामिल हैं। उनका कहना था कि 100 अफराद को हम अरेस्ट करेंगे जिस दिन स्कीम ख़त्म होगी, लेकिन बाद में उन्होंने इसमें थोड़ी तरमीम की। उनका कहना था कि पाकिस्तान के बड़े 10 शहर जिसमें उन्होंने नाम भी बता दिए थे बड़े शहरों के, इनमें से 50 अफराद को उन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है, उनकी तफसीलात उनके पास मौजूद हैं। नादरा की मदद से जो उन्होंने एक तफसीलात ली थी, डाटा लिया था, उसके मुताबिक हर फ़र्द का कितने इंटरनेशनल ट्रैवल है, कितनी उसकी प्रॉपर्टी है, कितने बैंक अकाउंट्स हैं, सारी की सारी तफसीलात FBR के पास मौजूद हैं। अगर वो इस स्कीम के तहत उन्होंने अपने असासाजात या प्रॉपर्टी या बैंक अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं किए तो आज उनके बकौल जो पाकिस्तान के बड़े 10 शहर हैं उनमें से 50 अफराद, हर शहर से 5 बड़े अफराद और टॉप पे आएंगे। सबसे ज़्यादा जिनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी या बेनामी अकाउंट्स होंगे या बेनामी जायदादें होंगी, उनको गिरफ्तार किए जाने का इम्कान है। जी अच्छा, ये बताइएगा, आपने बताया कि 1,20,000 अफराद ने इस स्कीम से फ़ायदा उठाया, 42 अरब का रेवेन्यू FBR के ख़जाने में इस वक्त जमा हो चुका है। पिछली एमनेस्टी स्कीम से मवाजना करें तो ये तादाद तो शायद मुनासिब है, लेकिन रेवेन्यू बहुत कम नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो पिछली स्कीम आई थी वो इसकी दो वजूहात हैं। एक तो जो उस स्कीम के तहत तकरीबन 124 अरब का रेवेन्यू गवर्नमेंट को हासिल हुआ था, उसके मुकाबले में ये रेवेन्यू बहुत कम है। लेकिन शायद हुकूमत को ही पता था कि 1 साल पहले जुलाई में जो पिछली स्कीम थी वो जुलाई में ख़त्म हुई थी, या पिछले 11 महीने में कितना कालादान वाइट होना था, बहुत कम वक्फा था पिछली स्कीम के और इस स्कीम के दरमियान। दूसरा, वो इसके लिए उसके 3 महीने थे उस स्कीम के लिए। स्कीम में से फ़ायदा उठाने के लिए हुकूमत ने पहले 30 दिन रखे थे, 30 जून तक। उसमें बाद में 3 दिन की एक्सटेंशन की, जिसमें भी एक छुट्टी आ गई थी। सिर्फ 2 दिन की एक्सटेंशन हुई थी, तो 32 दिन मिले आम लोगों को इससे फ़ायदा उठाने के लिए। शायद ये वक्त भी कम था, लेकिन पहले दिन से हुकूमती जो टीम है, मुआशी टीम है, उनका कहना था इस स्कीम का मकसद रेवेन्यू कलेक्शन नहीं है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को टैक्स नेट में लाना है। बेनामी प्रॉपर्टीज़ पर टैक्स वसूल करना नहीं है, उनको टैक्स के नेट में लाना, ताकि FBR का जो टैक्स नेट है उसको वसी किया जा सके, ताकि मुस्तकबिल में पाकिस्तान की इकॉनमी है जिसको डॉक्यूमेंट किया जा सके। मेन मकसद इस स्कीम का ये बताया गया था FBR की तरफ से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अशरफ मलखम में तफसीली तौर पर इस स्कीम का वक्त ख़त्म होने और कार्रवाइयों का आगाज़ होने से मुतालिक अपडेट कर रहे थे। मुआविन बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि FBR ने जरदारी खानदान के अरबों रुपए के बेनामी असासे मुंजमद कर दिए हैं। फिरदौस आशिक अवान ने बताया कि जरदारी खानदान के अरबों रुपए की बेनामी जायदाद, असासे और हिस्से कल कराची में मुंजमद किए गए थे। उनका यह भी कहना था कि जरदारी खानदान के ये असासे JIT में भी बेनामी साबित हो चुके हैं। कराची में कल अरबों की प्रॉपर्टी बेनामी दार जो थी उसको FBR ने साबक सदर आसफ अली जरदारी साहब की, उनके ख़ानदान की जो जायदादें थी, जो असासे थे, हिस्से थे, वो FBR ने कल जो है उनको अटैच किया है। और क्योंकि JIT के अंदर भी वो ऑलरेडी प्रॉपर्टीज साबित हो चुकी हैं कि वो बेनामी प्रॉपर्टीज हैं, आज जो है वो नून लीग की एक जानी पहचानी शख्सियत सेनेटर तनवीर साहब 6000 कनाल ज़मीन जो है बेनामी मीडिया के सामने आई और उस प्रॉपर्टी को भी अटैच किया गया है। बेनामी प्रॉपर्टीज़ का जो सिलसिला शुरू हुआ है इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। डेडलाइन ख़त्म हो रही है और इसके बाद किसी को मौका नहीं मिलेगा। जो घंटे रह गए हैं उसमें मैं उम्मीद करती हूं कि काला धन जिन जिन के पास है वो सफ़ेद करें और बेनामी प्रॉपर्टीज़ को डिक्लेयर करें, टैक्स बेस का हिस्सा बने। कार्रवाई का वक्त शुरू हो गया है, ये कहना है वफाकी वजीर फवाद चौधरी का। FBR की कार्रवाई पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने उन्हें कानून की हदूद में आने का पूरा मौका दिया था। ये लोग समझ रहे थे कि इस बार भी वैसा ही होगा जैसा होता आया है। उन्होंने कहा कि आज सुबह वजीर आज़म से मुलाकात की है, वजीर आज़म सिर्फ कार्रवाई चाहते हैं।
चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ है। आसिफ जरदारी के खिलाफ बदउनवानी का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई है। नैब के मुताबिक आसिफ अली जरदारी पर टेनेंट पार्क लेन के लिए माली सहूलत में खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम है। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने बदउनवानी के 4 रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी दी है। और अब जिक्र वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का, जिन्होंने एक बार फिर शरीफ बरादरान और जरदारी पर तनकीद की। कहा, आज ये शोर मचाते हैं कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। इंतकामी कार्रवाई तो मेरे खिलाफ हुई थी जब पैनामा मामला उठाने पर मुकदमा दर्ज किए गए। कहा कि जो मर्जी आप कर लें, जिन्होंने मुल्क को मकरूज किया उनसे जवाब लूंगा। जिस बादशाह से मर्जी सिफारिश करवा लें, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। बोले शहबाज शरीफ कहते हैं कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है। जरदारी और शरीफ खानदान चोरी का आधा पैसा भी वापस लाए तो डॉलर नीचे आ जाएगा। ये जब आप शोर करते हैं कि जी इंतकामी कार्रवाई, कि जी इमरान खान इंतकामी कार्रवाई कर रहा है, इंतकामी कार्रवाई मेरे खिलाफ हुई थी। मैंने जब पैनामा की बात की तो मेरे ऊपर 2 सुप्रीम कोर्ट में केस किए, 32 FIR काटी, 6 इलेक्शन कमीशन में केसेस किए, सिर्फ इसलिए कि मैं कह रहा था कि जवाब दो पैनामा में जो इनके अरबों रुपए के महलात पकड़े गए जब लंदन में, तो उसके पीछे मेरे ऊपर केसेस किए, उसको इंतकामी कार्रवाई कहते हैं। इनके केसेस तो पुराने हैं सबके, हमने तो केसेस नहीं शुरू किए, इन्होंने मेरे पे केसेस शुरू किए। लेकिन जब मेरे पे केस हुए तो क्योंकि ये जमहूरियत है और जमहूरियत में लीडर जवाबदेह होता है, जो भी पब्लिक का ऑफिस होल्ड करता है वो जवाबदेह होता है। तो मैं लंदन नहीं भाग गया था, मैंने 10 महीने जवाब दिए, सुप्रीम कोर्ट में एक एक चीज का जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साबित हुआ कि मैं सादिक और अमीन हूं, जवाब दिए मैंने। मैं रोना धोना नहीं किया, मैंने इनकी तरह जलसे जुलूस नहीं निकालने की कोशिश की, मैंने अदालत में अपने जवाब दिए। इनसे भी हम जवाब लेंगे। जितना मर्जी आपने शोर करना है, जो मर्जी आपने करना करें। मैंने आपसे, मैंने कौम से वादा किया था कि मैं उन लोगों ने जिन्होंने इस मुल्क को कंगाल किया, मकरूज किया है, आज लोगों के ऊपर मुश्किलात डाली है, इंशाल्लाह इनसे मैं जवाब लूंगा। कोई फर्क मेरे पे नहीं पड़ेगा, जो मर्जी आपने करना करें। लेकिन ये कौम से मैं वादा करके आया था, कोई एनआरओ की छूट नहीं दूंगा। जिस मर्जी बादशाह से सिफारिश करवा लें, जिस मर्जी जिसके पास चले जाएं, घुटने गोड़े दबाएं उसके। मैंने आपसे जवाब लेना है, और मैंने इसलिए जवाब लेना है कि मुझे पता है कि आज मेरी कौम के ऊपर किन मुश्किलात का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि फाशिस्ट इमरान नियाजी का चैम्बर खाली है, उनमें हिटलर के सारे जरासीम मौजूद हैं। महंगाई से पिसे अवाम की आवाज़ उठाने की वजह से नून लीग नियाजी की फस्तायत के निशाने पर है। ये भी कहा कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो नियाजी ने खुद मुखबर बनकर 15 किलो हीरोइन का केस बना दिया। राना सनाउल्लाह को जेल में सहूलतें दी जाएं, वो किसी कत्ल के इल्जाम में नहीं आए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि जो करना है कर लें, आपके कानों में सिलेक्टेड वज़ीर आज़म की आवाज़ें गूंजती रहेंगी। एक बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहब अलीमाबादी चोर हैं और रहेंगी, आप जो मर्जी कर लें। उन्होंने कहा कि इमरान साहब एनआरओ का तमाशा बंद करें, धमकियां ना दें, जो करना है कर लें। इमरान साहब आप नालायक और नाअहल हैं और रहेंगे, जो मर्जी कर लें। ये भी कहा कि इमरान साहब आपने अलीमा बाजी और जहांगीर तरीन को एनआरओ दे दिया है, इमरान साहब एनआरओ का चूरन बेचना बंद करें। उन्होंने कहा कि अवाम को रोटी दें। इमरान साहब 18 जाली अकाउंट्स में पैसा कहाँ से आया, सवाल होता रहेगा। अलीमा बाजी की गैर कानूनी आपकी बेनामी जायदादें कहाँ से आईं, क्या थे वो ज़राए।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR का बताना है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जियो स्ट्रेटेजिक और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया है। कॉन्फ्रेंस में कौमी सलामती की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। ज़रगून शाह नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रगून, बताइएगा इस अहम कॉन्फ्रेंस में किन उमूर का जायजा लिया गया? जी बिल्कुल, आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत GHQ में मुनक्किदा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जियो स्ट्रेटेजिक इलाकाई सूरत हाल का जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस में कौमी सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया गया। भारत, अफगानिस्तान, ईरान समेत इलाकाई सिक्योरिटी के वही जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस में दाखिली सूरत हाल और कलदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयों का भी जायजा लिया गया है। ISPR के ऐलानिए के मुताबिक आर्मी चीफ ने फोरम को हुकूमत के मईशत मजबूत और बेहतर बनाने के मुश्किल और इंतहाई ज़रूरी इकदाम से भी आगाह किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान अमन और तरक्की की मुस्बत समत में आगे बढ़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया ज़रगून आपका। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जियो स्ट्रेटेजिक और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। भारत, अफगानिस्तान, ईरान समेत इलाकाई सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस में कौमी सलामती की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने कौमी मईशत मजबूत और बेहतर बनाने के मुश्किल और इंतहाई ज़रूरी हुकूमती इक़दाम से भी आगाह किया। आर्मी चीफ ने कौमी मईशत मजबूत और बेहतर बनाने के मुश्किल और इंतहाई ज़रूरी हुकूमती इक़दाम से आगाह किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। हरिपुर के करीब तरबीला झील में कश्ती उलट गई। कश्ती में 50 के करीब अफराद सवार थे। 2 खवातीन समेत 6 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। 15 मुसाफिरों ने तैरकर जान बचाई। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबरार रशीद से। अबरार, कहाँ तक पहुँचा है रेस्क्यू ऑपरेशन? जी, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है और यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पाकिस्तान आर्मी के जवान और हेलीकॉप्टर, तैराक जवान और हेलीकॉप्टर भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि जगह काफ़ी दूर है। वहाँ पे आम जो हमारा हरिपुर के रेस्क्यू काम है वहाँ उनके पहुँचने में काफ़ी ताख़ीर हो गई। इस दौरान आर्मी के जवानों ने और गोताखोरों ने 4 बच्चों और 2 खवातीन की लाशें निकाली हैं। मुकामी लोग भी इस इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं और अगर आप स्क्रीन पे दिखा सके तो वो लांच या कश्ती भी नजर आ रही है, जो कि आज दिन के वक्त तकरीबन 1 बजे उलट गई थी। ये मुसाफिर कश्ती तोरगर के इलाके बीटगली से हरिपुर आ रही थी कि बर्फ के मुकाम पर ये तेज हवाओं की जद में आकर उलट गई। अभी तक ये वाजे नहीं हो सका कि इसमें एग्जैक्टली कितने लोग सवार थे, लेकिन बताया गया हरिपुर डिप्टी कमिश्नर की जानिब से कि 35 से 50 के करीब अफराद इसमें सवार थे और अब तक 6 अफराद की लाशें निकाली गई हैं, जबकि 15 अफराद ने तैर कर अपनी जान बचाई। बाकी अफराद की तलाश अभी जारी है। बहुत शुक्रिया अबरार। लाहौर एयरपोर्ट पर देरीना दुश्मनी पर फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद हलाक और 1 शदीद जख्मी हो गया। फायरिंग से एयरपोर्ट में भगदड़ मच गई। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेज ने फायरिंग करने वाले दोनों अफराद को हिरासत में ले लिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए CCPO से रिपोर्ट तलब कर दी है। तफसील बता रहे हैं अहमद फराज। पुलिस राय के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मकतूल रहनुमा बाबर भट्ट के मुकदमा कत्ल में नामजद मुलजिम जैन उम्रे की अदायगी के बाद वतन वापस पहुंचा तो एयरपोर्ट पर मौजूद बाबर भट्ट पार्टी के 2 अफराद ने जैन के इंटरनेशनल लाउंज से बाहर निकलते ही बरामदे में फायर खोल दिया, जिससे जैन, टैक्सी ड्राइवर अकरम हलाक और 1 शख्स अंसर जख्मी हो गया। एयरपोर्ट पर मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेज ने दोनों मुलजिमों अरशद और शान को हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ज़राए का कहना है कि मकतूल जैन पर पीपल्स पार्टी के मकतूल रहनुमा बाबर भट्ट के कत्ल का इल्ज़ाम था। बाबर भट्ट को 13 मार्च 2017 को घर में घुसकर फायरिंग करके कत्ल किया गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिमों ने फायरिंग के बाद फरार होने के लिए हवाई फायरिंग की, लेकिन ASF ने मुलजिमों को हिरासत में ले लिया। मरने वाला है जैन अली है, उनकी पुरानी दुश्मनी है जिसमें पहले भी डेथ्स हो चुकी हैं इलाका मनावा में, और ये जो मुलज़म है इसकी पहले भी एक इस पे FIR है 302 की गुजरपुरा में। मुलजिम अरशद ने ASF को बयान दिया है कि उसने बहनोई और भांजे के कत्ल का बदला लिया। असलहा टैक्सी ड्राइवर की वसातत से टैक्सी की सीटों के नीचे छुपाकर लाया गया था, जिसमें 30 बोर के 2 पिस्तौल शामिल थे। मुलजिम अरशद ने यह भी बयान दिया कि जिस गाड़ी पर वो आए थे ASF हुक्काम ने उसकी तलाशी ली थी। दूसरी तरफ ASF हुक्काम ने फायरिंग के वाक़े की इंक्वायरी शुरू कर दी है और तहकीकात की जा रही हैं कि मुलजमान असलहा समेत एयरपोर्ट की हदूद में कैसे दाखिल हो गए। कैमरामैन बदर मुनीर और साथी रिपोर्टर अदनान मलिक के साथ अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर।
हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अदनान मलिक। इसी वाक़े पर बात करेंगे। अदनान, कैसे एक शख्स एक हाई सिक्योरिटी जोन में असलहा लेकर दाखिल हुआ, अपनी मर्जी के शख्स को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया, ये कैसे मुमकिन हुआ? देखिए, लेमा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर एंट्रेंस के दो रास्ते हैं, दो लेन्स बनी हुई हैं। एक लेन जो है वो ऊपर डिपार्चर की तरफ जाती है, जहां पैसेंजर्स को ड्रॉप करने के बाद वो एयरपोर्ट की हदूद से निकल जाती है। दूसरी लेन जो है वो कार पार्किंग के अंदर जाती है, और कार पार्किंग में आप लाइसेंस वाला असला भी ले जा सकते हैं, और अगर वहां असला आ जाए, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स अगर चेक कर ले असला मौजूद है, उसका लाइसेंस तलब किया जाता है। अगर लाइसेंस है तो वो उसको अलाउ कर दिया जाता है पार्किंग में। अब पार्किंग से लेके अंदर जाने तक कंकोर्स हॉल में जहां पे अराइवल्स हैं और डिपार्चर्स तक भी बंदा जो है वो असला लेके जा सकता है। ये एक संगीन जो है वो गलती है जिसको इग्नोर किया जाता रहा है, और माजी में भी ऐसा एक वाकया हो चुका है देरीना दुश्मनी का, जहां अराइवल से इंटरनेशनल अराइवल से आने वाले बंदे को कत्ल कर दिया गया था। और इसी तरह आज भी हुआ है। आज जो दो मुल्जिम शान और अरशद आए एयरपोर्ट पे, तो वो एक अलग गाड़ी में आए थे जिसकी ASF ने तलाशी ली थी, और ऐसा मुल्जिमों ने DIG ऑपरेशन लाहौर पुलिस उनके साथ ASF ने तलाशी ली थी। अच्छा अदनान, ये भी बताइएगा, जो स्कैनर होता है जो गाड़ियों की चेकिंग करता है, कुछ ऐसी भी इतलात हैं कि वो खराब पड़ा हुआ है 2 साल से, क्या ऐसा है? एक होता है व्हीकल स्कैनर। जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो आपकी गाड़ी उस स्कैनर के अंदर से गुजरती है, वो 2 साल से नहीं, काफी अरसे से वो खराब है, और वो सिविल एविएशन अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। चूंकि एयरपोर्ट के जितने भी मुसाफिर हैं उनसे जो टैक्स लिया जाता है, वो पहले ASF अपना असला खरीदता था, अपने तमाम इक्विपमेंट वो खरीदता था, लेकिन अब सिविल एविएशन की ये जिम्मेदारी बन गई है कि सिविल एविएशन उन्हें ये खरीद के देती है। और जो व्हीकल जो था स्कैनर वो खराब था, उसमें खराबी थी। ये सारा काम अब मैनुअल तरीके से किया जा रहा था, और वो मैनुअली मैनुअल तरीके से किया जा रहा था। अदनान, ये भी कहिएगा, कुछ ऐसी भी इतलात हैं कि इन मुल्जिमान ने असला किसी खातून के पास रखवा दिया था, और खातून की चेकिंग चूंकि कम होती है तो इस वजह से भी वो आसानी से गुजर गई वहां से? नहीं, ऐसा नहीं है। ये असला जो है ना, जो इब्तदाई रिपोर्ट में उन्होंने बताया था, मुल्जिमों ने दोनों ने, उन्होंने कहा था कि उन्हें एक शख्स है कैसर भट्ट, उसने बताया था कि असला आपको एयरपोर्ट की हदूद के अंदर मिलेगा। और ये असला एक टैक्सी ड्राइवर जो है वो जिसपे एयरपोर्ट का स्टिकर मौजूद है, जो एयरपोर्ट पे काम करने वाली टैक्सीज हैं, और उनको ज्यादा थारोली चेक नहीं किया जाता, उन्हें एयरपोर्ट का स्टाफ ही तस्वर किया जाता है। इसलिए उसकी सीटों के नीचे छुपा कर ये 32 बोर के 2 पिस्टल थे जो लोडेड थे वो लाए गए थे, और अंदर आके वो पिस्टल जो है वो इन दोनों मुल्जिमों को, अरशद और शान को दे दिए गए थे, जिन्होंने मुल्जिम। अच्छा, आप ये कह रहे हैं अदनान मलिक के 1.5 साल में दूसरा वाकया है, जो सिक्योरिटी प्लान्स हैं इस वक्त, जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं इस वक्त इंप्लीमेंटेड लाहौर एयरपोर्ट पर, दूसरे वाकये के बाद तीसरा वाकया हो सकता है? कोई भी जैद किसी बकर टैक्सी ड्राइवर को मिलाकर दोबारा वारदात कर सकता है, आप ये कह रहे हैं? ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ गाड़ियां जो भी एयरपोर्ट की हदूद में आती हैं उनकी 100% जो है वो सर्च मुमकिन ही नहीं है, वरना फ्लाइट लेट हो जाए। और ये जो है रैंडमली चेकिंग की जाती है, और रैंडमली चेकिंग में जो एयरपोर्ट पे काम करने वाली एजेंसीज हैं, अदारे हैं, उनके स्टाफ को एक हद तक इग्नोर किया जाता है। उनकी आप यूं समझ लें कि 30% की जाती है तलाशी, लेकिन जो जिस गाड़ी में यंगस्टर बैठे हों या इस तरह के हुलिये के लोग बैठे हों, उनको ज्यादा चेकिंग की जाती है। उनको उतार के भी उनकी पार्किंग के से पहले उनकी तलाशी ली जाती है, और गाड़ी की डिक्की वगैरह भी चेक की जाती है। लेकिन उस वक्त एयरपोर्ट की हदूद में दाखिल होने वालों के सामान की तलाशी नहीं ली जाती। ये तो हुआ अदनान मलिक, ये तो हुआ नाजायज असलहा। आप कह रहे हैं कि लाइसेंस्ड असलहा तो ले जाना कोई मसला ही नहीं है, आप दिखा के खुलेआम सिक्योरिटी वालों को बता कर ले जाएं डिपार्चर और अराइवल लाउंज तक, ऐसा ही है? जी, डिपार्चर लॉन्च तक नहीं, कंकोर्स हॉल तक जो बरामदा होता है, जहां तक आम मुसाफिर की रसाई, उसके साथ आने वालों की रसाई भी होती है। जब वो अंदर चले जाते हैं डिपार्चर लॉन्च में, वहां डोमेस्टिक या इंटरनेशनल में, वहां जो है वो स्कैन होके बंदा आगे अंदर जा सकता है। लेकिन उसके साथ जो उसे छोड़ने के लिए आए होते हैं, अगर उनके पास लाइसेंस वाला असला है तो वो गाड़ी में उन्हें कहा जाता है कि महदूद रखें या असला जमा कराएं। बाज़ औक़ात जो है वो उसको गाड़ियों को चूंकि रैंडमली तलाशी होती है, तो जाने भी
दिया जाता है। बहुत शुक्रिया अदनान मलिक आपका। एक अफसोसनाक सूरत हाल आज लाहौर एयरपोर्ट पर देखने में आई। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी प्लान असर नौ तरतीब देना पड़ेगा। कई सालों से व्हीकल स्कैनर जो है वो खराब पड़ा है और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.